जनसभा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की वर्चुअल जनसंवाद, कहा कोरोना को लेकर किया बेहतर कार्य। कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली सूची, सिर्फ 3 महिलाओं के नाम। उत्तराखंड चुनाव 2022 से पहले आपकी तैयारी, कर्नल अजय कोठियाल का युवाओं से आह्वान, कहा राज्य नव निर्माण के लिए दे पहला वोट। उत्तराखंड में 1 फरवरी से शुरू होंगी चुनावी जनसभाएं, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। भड़काऊ भाषण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, का धर्म संसद मामले में 25 जनवरी तक स्थिति स्पष्ट करें सरकार। उत्तराखंड में लगातार 5वें दिन आए कोरोना के 5000 के करीब मामले, 7 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां कांग्रेस में लंबी जद्दोजहद के बाद सूची जारी हुई है। 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई और मदन कौशिक को चुनौती देंगे सतपाल ब्रह्मचारी। हॉट सीट हरिद्वार ग्रामीण सीट के लिए अभी भी हो रहा है मंथन। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर काशीपुर से, जहां बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सेम पैटर्न में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और बीजेपी ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से पूर्व सांसद केसी सिंह के बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह प्रत्याशी घोषित हुए हैं और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जनता से दूर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के रास्ते अब काफी आसान हो गए हैं, क्योंकि यहां पर दोनों ही पार्टियों के जो बाकी प्रत्याशी रहे हैं वो जनता से दूर रहे हैं। तो बीजेपी ने विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे को इस बार चुनावी मैदान में जगह दी है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व सांसद केसी सिंह के बेटे नरेंद्र चंद्र सिंह प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी बगावती सुर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सेम पैटर्न में प्रत्याशी घोषित किए हैं, लेकिन जो खास बात है वो ये कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जनता से दूर रहे हैं, राजनीति से थोड़ा दूर रहे हैं, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी के रास्ते यहां पर आसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगे सरकारी गनर वापस ले सकती है। साधु संतों और अन्य नेताओं को मुहैया कराए गए गनर पर पुलिस ने रिव्यू करते हुए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेज दी है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चुनाव में ड्यूटी के लिए व्यापक पुलिस फोर्स की जरूरत है। ऐसे में गैर जरूरी गनर को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। गनर्स को रिव्यू किया गया है। इनका जो सिक्योरिटी परसेप्शन और सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको हमने रिव्यू किया हुआ है और इसको मुख्यालय भेजा हुआ है और उसकी अनुमति के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तरकाशी से, जहां कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दुर्गेश लाल को जनता का लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है। तो वहीं लोगों ने भाजपा हाईकमान का भी शुक्रिया अदा किया है कि अपने पुरोला विधानसभा को एक युवा चेहरा दिया। तो वहीं दुर्गेश लाल को यमुना घाटी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। और बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें। इसी बीच बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है। कांग्रेस में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सूची जारी कर दी गई है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। लंबी जद्दोजहद के बाद 53 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दी गई। तो 53 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। मदन कौशिक को चुनौती देंगे सतपाल ब्रह्मचारी। तो मदन कौशिक के सामने चुनावी मैदान में सतपाल ब्रह्मचारी को उतारा गया है। हॉट सीट हरिद्वार ग्रामीण सीट के लिए अभी भी हो रहा है मंथन। तो हॉट सीट हरिद्वार ग्रामीण सीट के लिए अभी भी मंथन चल रहा है और लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा दी है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 53 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से उत्तराखंड में जारी कर दी गई है। मदन कौशिक को चुनौती देंगे सतपाल ब्रह्मचारी। तो मदन कौशिक के सामने सतपाल ब्रह्मचारी को पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में
उतारा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 53 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर कांग्रेस पार्टी की ओर से लग चुकी है और ये सूची सामने आ गई। हरिद्वार से बड़ी खबर। खबर नैनीताल से, जहां बीते 2 दिनों से खराब मौसम के चलते नैनीताल की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। उम्मीद है कि आज शाम तक नगर के निचले हिस्से में बर्फबारी होने के आसार हैं, तो वहीं निचले इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घूमने पहुंचने वाले पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। सुना है चौथी बार पड़ी है नैनीताल में बर्फ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, अब कुछ लोग निकल गए हैं। उम्मीद थी क्योंकि हल्की हल्की कल बता रहे थे सुबह ओले पड़े हैं, तो इस वजह से हम निकल गए थे। हमने कहा थोड़ा तो देखने को मिला, लेकिन पड़ गई फिर भी। एक ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। एक नज़ारा अलग ही है यहाँ का। इससे पहले गए हैं मसूरी वगैरह, लेकिन जो स्नोफॉल था वो नहीं देख पाए थे। कभी पहले हो जाता था, कभी बाद में, लेकिन रनिंग में आज फर्स्ट टाइम देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरिद्वार में जेल के अंदर बैठकर रंगदारी मांगने और सुपारी लेकर हत्या करने के लिए कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि एक बार फिर से हरिद्वार जेल में शिफ्ट हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रवीण वाल्मीकि का देहरादून जेल से हरिद्वार जेल शिफ्ट किया गया है और प्रवीण के जिले में आने से चुनाव के मद्देनजर अपराध और कानून व्यवस्था के लिए हाथ पांव मार रही हरिद्वार पुलिस की टेंशन बढ़ गई है और साथ ही कारोबारियों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। खबर देहरादून से, जहां लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, तो वहीं नई दिल्ली में शनिवार रात करीब 11:40 पर पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई और घोषित सूची में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में उतारा है और पहली सूची में 3 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में ई जनसभा में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से किया वर्चुअल जनसंवाद। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी लोगों ने बेहतर काम किया है और सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। चंपावत का ये क्षेत्र जितना प्राकृतिक दृष्टि से मनोरम है, वहीं आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा मायावती में स्थापित किया गया अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम के नाम से जाना जाता है, आज देश विदेश के हजारों लोग आध्यात्मिक शांति और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा हम सबको यहाँ से मिलती है। इन सभी स्थानों के कारण हमारा चंपावत अनूठा और अनुपम चंपावत बनता है। भाइयों और बहनों, आज चुनाव हमारे सामने है। कमल के निशान के रूप में हमारा चयन स्पष्ट है। हम सबका लक्ष्य तय है, दिशा स्पष्ट है। बीते 5 सालों के दौरान हमारे दोनों ही लोकप्रिय विधायक चंपावत से श्री कैलाश गहतोड़ी और लोहाघाट से श्री पूरन फर्त्याल ने जन सेवा के अनेकों कार्य किए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर काशीपुर से, जहां काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को अपना इस्तीफा लिख कर दिया है, जिसमें जिला कार्यकारिणी, मंडल नगर इकाई और ग्रामीण मंडल की टीम के साथ ही कई प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हैं। और यही नहीं, काशीपुर मेयर उषा चौधरी के साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन राम मेहरोत्रा का नाम भी इस सामूहिक इस्तीफे में शामिल है और बगावत नए चेहरे को टिकट देने को लेकर हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम धामी के गृह जनपद में भाजपा में बगावत का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। आज एक बात तो तय, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का प्रयास किया और उसमें कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था और ये था कि भाई जो आदमी अभी
हमारी पार्टी की रीति नीति, पार्टी की विचारधारा, पार्टी का के क्या कार्यक्रम है, उनके बारे में नहीं जानता, उस आदमी को आपने उठा के टिकट दे दिया, जो अभी 35 दिन पहले एक इंडस्ट्री चलाते चलाते और भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन करी। तो इस बात को लेकर काफ़ी रोष था और सभी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से जो है एक इस्तीफा अपने प्रदेश नेतृत्व को भेजा है, जिसमें करीब 400 से 500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और इसमें मंडल से लेकर और प्रदेश तक के सभी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। संगठन की एक बैठक हुई थी जिसमें अभी जो टिकट काशीपुर में दिया गया है, चूंकि नए व्यक्ति को टिकट दिया गया है तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा रोष था, जो स्वाभाविक भी है। तो कार्यकर्ताओं की बातों को सुना गया और ये बात हुई कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से हम प्रदेश संगठन को व्यक्त कराएंगे और देखते हैं संगठन क्या निर्णय लेता है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं की बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं की बात को यहाँ पे बहुत तवज्जो दी जाती है और कार्यकर्ताओं की बात को संगठन कितनी महत्ता देते हुए क्या निर्णय लेता है, उस हिसाब से संगठन का कार्य यहाँ पे आगे किया जाएगा। एक समझो समय होता है, चंद दिनों तक वो चलती है और धीरे धीरे वो नाराजगी खत्म हो जाती है। उसके लिए पार्टी भी आएगी, पार्टी समझाती है, हम लोग भी अपना पक्ष उनके सामने रखते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि भाई ये तरलोक सिंह चीमा जो है ये उषा से भी, उषा को मैं बहन कहता हूं और सदैव बहन कहा है और सदैव कहा नहीं, सदैव बहन माना है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर विधानसभा सीट पर भी भाजपा में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं और इस सीट पर तीसरी बार भी पार्टी ने विधायक संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री शमवीर सैनी ने दावेदारी की थी और पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज वरिष्ठ भाजपा एवं पूर्व राज्य मंत्री शमवीर सैनी ने आज लक्सर क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया है। शमवीर सैनी ने 2 दर्जन से अधिक गांवों में पदयात्रा के दौरान सैनी समाज के लोगों से बातचीत की और अपना दर्द भी बयान किया है। पार्टी के निर्देश पर यहाँ आए थे, पार्टी के निर्देश पर यहाँ आ रहे हैं, पार्टी का जो निर्देश है वही करेंगे और LIU रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट, रायशुमारी में हमारा नाम नंबर 1 पे था। हमें ये बात पता लगी, चाहे आप भी पता कर लो, ये टिकट में यहाँ ये घोलमाल किया गया है और पार्टी के निर्देश पाए हैं, पार्टी से अलग नहीं जाएंगे, पार्टी का सारा चुनाव लड़ेंगे। 51 दिन पहले मदन कौशिक जी को टिकट दिया था 2009 में, 52वें दिन भाजपा हरिद्वार में 20 साल बाद 2 गुर्जर चेहरे लेकर मैदान में उतरकर गुर्जरों को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये दोनों चेहरे इस बार पार्टी की मनचाही कर पाएंगे? बताते चले कि 2002 में हुए पहले विधानसभा में भाजपा ने लक्सर सीट पर तत्कालीन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और इकबालपुर सीट पर डॉक्टर रामपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया था और वो अलग बात है कि तब पार्टी का कोई भी गुर्जर चेहरा जीत नहीं पाया था, बावजूद इस सच के कि दोनों ही सीटों पर गुर्जर ही विजयी हुए थे। बहरहाल 2007 या उसके बाद पार्टी ने इस प्रयोग को नहीं दोहराया और इस बार पार्टी ने कानपुर में रानी देवयानी और मंगलौर में दिनेश पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। पहला चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा, उसके बाद आप सब जानते हैं कि हमने किस तरह से प्रगति करी, ये तो बता दीजिए। हमने दोस्तों को लगाकर भी काम करना हुए, क्योंकि बहन जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। खबर नैनीताल से, जहां 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 सीटों पर तय भाजपा प्रत्याशियों में से नैनीताल और भीमताल 2 विधानसभा चुनावों में विरोध शुरू हो गया है। बीते रोज मुख्यमंत्री जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य के बाद में भीमताल में मनोज शाह टिकट कटने से नाराज दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर जो उम्मीदवार कई सालों से मेहनत कर रहे थे, उनकी उम्मीदों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पानी फेर दिया है। नैनीताल विधानसभा चुनाव में भाजपा से नाराज मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी दिनेश आर्य ने तो नामांकन पत्र खरीदकर नैनीताल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। तो वहीं दूसरी ओर भीमताल विधानसभा से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज शाह ने अपने 300 समर्थकों के साथ में भाजपा से सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। मनोज शाह का कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी राम सिंह कैरा, जिसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, उसको शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर उनके साथ छल किया है। हमारे कई मंडल अध्यक्ष आए,
और अब आपको सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी के उत्तराखंड के प्रभारी क्या कुछ यहां पर कह रहे हैं। गंभीर तुम भी एक फोटो ले इसका। लो भाई, गंभीर की फोटो ले तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रहलाद जोशी आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिंबल यहां पर दिया जा रहा है। बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिंबल देते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देहरादून से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें सिंबल दिया जा रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद जोशी भी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। मदन कौशिक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐसी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ऐसी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सिंबल उन्हें दिया गया है। और इन तस्वीरों में मदन कौशिक, प्रहलाद जोशी आपको नजर आ रहे हैं, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सिंबल उन्हें दिया गया है। और इन तस्वीरों में प्रहलाद जोशी, मदन कौशिक नजर आ रहे हैं। तो देहरादून से ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिंबल देते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। और अब बढ़ते खबरों की ओर। खबर गंगोत्री से, जहां कर्नल कोठियाल ने उत्तराखंड की मातृ शक्ति के साथ नव परिवर्तन संवाद किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन से बने इस राज्य में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारी माताएं और बहनें इस उत्तराखंड की रीढ़ हैं। जिस मातृ शक्ति ने आंदोलन किया था, आज भी 21 साल बाद उन्हें परेशानी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा कलंक है ये, और 21 साल बाद भी महिलाओं को प्रसव के दौरान जान गंवानी पड़ती है। भला उसे कौन भुला सकता है। मुजफ्फरनगर, मसूरी, खटीमा और श्रीयंत टापू के गोलीकांडों को और साथ ही महिलाओं के साथ हुए दुराचार को भला कौन भुला सकता है। मैं वोट मांग रहा हूं ताकि एक आदर्श उत्तराखंड बन सके, ताकि हमारे परिवार अच्छे हो सके, ताकि हमारा समाज अच्छा हो सके। इस बार का चुनाव एक आम चुनाव नहीं है, ये उत्तराखंड में नव परिवर्तन का चुनाव है। उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है, जिसमें कि एक उत्तराखंड आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस बार वोट डालने से पहले जरूर सोचिएगा कि कौन सी पार्टी है जो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकती है। खबर गदरपुर से, जहां चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं और इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन कक्ष के बाहर 100 मीटर तक बैरिकेडिंग की जाएगी और इस परिधि के अंदर किसी भी उम्मीदवार को भीड़ भाड़ लाने की इजाजत नहीं है। एक उम्मीदवार को अपने साथ 2 प्रस्तावकों को ही लाने की इजाजत है। रिटर्निंग ऑफिसर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत 166 बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आचार संहिता का पालन ये एक बहुआयामी चीज है। केवल आरओ के द्वारा ये सब कुछ कर लिया जाएगा, ये संभव नहीं। ये जिम्मेदारी चूँकि जो कैंडिडेट लोग आएंगे उनको भी हम आदर्श आचार संहिता, उनके खर्चे का, उनको कैसे परमिशन लेना है, इन सारी चीज़ों का मैनुअल देंगे। ये जिम्मेदारी उन पर भी बनती है। इसके साथ साथ आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। कोई चीज़ें आपके थ्रू हमको सूचना में मिलती हैं, तो जैसा हमने बताया कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड या बिजली वीडियो वाली टीम, उनसे ले करके हम इसको कराएंगे। चूँकि अभी जान रहे हैं कि 22 तक रैलियों पर रोक लगी हुई थी और अभी प्रत्याशियों का भी चल रहा था, तो इस तरह की कोई गंभीर बातें अभी संज्ञान में नहीं आई हैं। जैसे संज्ञान में आएंगी आप लोगों के माध्यम से, चाहे अपने सूत्रों से, तो उस पर जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश 100% पालन होंगे। इसके अलावा कोई विकल्प होता नहीं। देखिए, इसका 3 तरह का स्टेप है, 24 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे।
खबर हरिद्वार से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने अवैध शराब और अवैध धनराशि की आवाजाही रोकने के लिए स्पेशल टीम के साथ सघन अभियान चलाया हुआ है। तो वहीं जिसको लेकर कोतवाली रानीपुर पुलिस द्वारा शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान वहां से दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी के रोके जाने के बाद गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी में से 4,40,000 बरामद हुए हैं। सभा 2022 चुनाव में धन बल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पंजाब के पठानकोट बम ब्लास्ट के आतंकी साजिशकर्ता को शरण देने वाले 4 लोगों को एसटीएफ ने ऊधम सिंह नगर के केलाखेड़ा से गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आतंकी साजिशकर्ता को पिछले कई दिनों से अपने घर पर शरण दे रखी थी और उसको भागने के लिए कार का भी इंतजाम किया था। और एसटीएफ ने इन आरोपियों के पास से एक कार और एक पिस्टल बरामद की है। पकड़े गए चारों व्यक्ति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सर्बिया से इंटरनेट व्हाट्सएप कॉल से जुड़े थे और जिन्हें इन्हीं कॉलों के माध्यम से विदेशों से संचालित किया जा रहा था। फरार आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुख के भी इंटरनेशनल कॉल्स के संपर्क में होने की पुष्टि हुई है और पकड़े गए चारों व्यक्तियों के खिलाफ आतंकी सुखप्रीत उर्फ सुखी को अपने घर में शरण देना और मदद करना तथा साजिश के तहत भागने के लिए कार की व्यवस्था कराने का आरोप है। और आजकल उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक जारी है। भाजपा ने बीते दिनों बड़े बड़े फैसले लेकर सबको चौंका दिया। पहले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया और फिर 70 विधानसभा सीटों में से 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिनमें से 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर भाजपा ने नए चेहरों पर दांव खेला है। तो वहीं भाजपा के इन फैसलों से राजनीति में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर बगावती सुर भी उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आजकल मौसम सर्द है, लेकिन राजनीति में मौसम गरमाया हुआ है। एक तरफ लंबे इंतजार के बाद हरक को हाथ का साथ मिला तो टिकट बंटवारे पर पार्टियों के ही नेताओं ने पार्टियों के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भाजपा। दोनों ही पार्टियों में आजकल घमासान मचा हुआ है। भाजपा घमासान देखकर कांग्रेस ने स्थिति को देखते हुए टिकट बंटवारे पर लंबा मंथन किया। वहीं इस गरमाई राजनीति से कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, या फिर आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में बाजी मार ले जाएगी। वहीं इस स्थिति पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उसी को लेकर टिकट की मारामारी हो रही है। सियासी समाधान के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस बात को समझती है कि ये वो मौकापरस्त लोग हैं, ये वो मौकापरस्त नेता है। चाहे वो हरक सिंह रावत जी का जो एक बड़ा सियासी ड्रामा आज उत्तराखंड ने देखा है कि किस तरीके से हरक सिंह रावत जी को बर्खास्त किया गया बीजेपी से और 5 दिन के अंतराल के बाद वो किसी तरह ये इनके प्रकारेण वो कांग्रेस में जाकर शामिल हो पाए। ये सारी सियासत, ये सारा ड्रामा, ये सारी उठापटक उत्तराखंड की जनता देख रही है और समझ रही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि हरक सिंह रावत ने अपनी गलती मानी। उनसे भाजपा में जाने की गलती हुई थी, क्योंकि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। अब उनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और टिकट बंटवारे पर कोई भी पार्टी के लिए चुनौती ना बने, इसके लिए भी पार्टी के आला हाईकमान ने प्रत्याशियों को लेकर लंबा मंथन किया और सबसे मजबूत दावेदार को पार्टी वरीयता देगी। और उनसे भी पार्टी ने कह दिया कि उनके क्षेत्र में जो दावेदारी पेश करने वालों से भी समन्वय स्थापित करे। तो 2016 में जो परिस्थितियां थी और जो उनकी मनोस्थिति थी, उसको अगर हम आज से जोड़ें तो मुझे लगता है ये कतिपय उचित नहीं होगा। तो आज जब उन्होंने ये बात मानी है, स्वीकार की है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना उनकी गलती रही है, क्योंकि जिस तरीके से 5 सालों तक उन्होंने सिर्फ वहां पर अपनी बात को, कहते हैं ना, घुटन महसूस होती रही। और आपने अभी उसका एक एग्जाम्पल देखा कि एक जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए इस्तीफे की धमकी देनी पड़ती। ये दर्शाता है कि तानाशाह रवैया है भारतीय जनता पार्टी में और तानाशाह ही उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो है। अब कितना फर्क पड़ेगा, देखिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में थी
और अभी भी है। हम 2022 का चुनाव बहुत मजबूत स्थिति में जीत रहे थे। मुझे लगता है कोई भी नया व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है, परिवार में शामिल होता है तो परिवार मजबूत भी होता है और बड़ा भी होता है, तो बिल्कुल उनके आने से फर्क पड़ेगा, लेकिन हम उनके आने से पहले भी एक बहुत मजबूत स्थिति में थे। वही भाजपा का कहना है कि भाजपा एक बड़ा दल है जिसमें हर कोई चाहता है कि पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और छुटपुट विरोध हो रहा है, उसको लेकर वरिष्ठ नेता नजर बनाए हुए हैं। साथ ही हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजनीतिक दल होने के कारण छुटपुट जो कई जिन स्थानों पर इस तरह का विरोध के सुराई दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हम हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक अनुशासन से बंधे हुए हैं, इसलिए एक अनुशासन में रहकर ही सबको समझा लिया जाएगा। और निश्चित रूप से जहां तक हरक सिंह रावत जी की बात रही, भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह रावत जी को 5 सालों तक बहुत समय पर बहुत अवसर दिए कि वो सुधरे और उन्हें ये भी अवसर दिए गए कि वो अपने विचारों को भी सही करे। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और जिस तरह से हमारा संस्कारित कार्यकर्ता और जिस तरह हमारे अनुशासित कार्यकर्ता है, इनसे उनका मेल नहीं खा पाया। चुनावी माहौल के बीच सियासी दल कितने ही दावे कर ले, लेकिन पार्टियों में मचे घमासान के बीच कहीं न कहीं पार्टियों को चुनाव में नुकसान होना तय है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टियां इस डैमेज को कंट्रोल करती हैं। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से दानिश अली की रिपोर्ट। और अब सीधा आपको हरियाणा के पंचकूला लेकर चलते हैं और मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। कि अपने देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और ये 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के नाम से देश में मनाया जा रहा है। और अमृत महोत्सव का जो वर्ष है उसमें जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे आजादी प्राप्त करने से पहले या आजादी के बाद भी देश की सीमाओं पर हमारी जो सुरक्षा कर रहे हैं ऐसे शहीद, इन सब शहीदों की याद में उनके स्थानों पर और विशेष कार्यक्रम जन भागीदारी के किए जा रहे हैं। आज भी 75 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। देश कैसे आजाद हुआ, किन लोगों का इसमें योगदान था, और उन्हीं के कारण से आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब भाषण होता था और देशभक्ति की जो भावना होती थी, युवाओं को, उनके दिलों को छू जाने वाले होती थी। 1944 और 45 में उस समय टेलीविजन तो नहीं होता था ना, रेडियो होता था। आजाद हिंद फौज की जब उन्होंने संरचना की थी 50,000 सैनिकों की, अद्वितीय उदाहरण है कि सरकार की सहायता के बिना भी कोई फौज खड़ी हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।